Hello everyone, this is Nisha Dhuti, your chemistry mentor from Mehra Classes। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेहरा क्लासेस ने एमपी सेट के लिए केमिस्ट्री क्रैश कोर्स जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसको फिनिश कर दिया है। मैं एक प्रीवियस लेक्चर लेकर आई थी जिसमें मैंने बताया था कि हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट जो है 50% फिनिश हो चुका है और बाकी जो बचा हुआ है वो हम आने वाले कुछ दिनों में फिनिश कर देंगे। जैसा कि मैंने कहा था, हमने वो सिलेबस जो है वो फिनिश कर दिया। क्योंकि सिलेबस फिनिश हो चुका है तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस की जाए। बस इसीलिए मैं लेकर आई हूँ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस, ताकि आपको पता चले कि हमारा जो सिलेबस है वो इस तरीके से जा रहा है कि जिसमें हमारे क्वेश्चन जो है एमपी सेट के लिए आसानी से क्लियर हो जाएंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस और देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन जो है आसानी से बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दी 18 इलेक्ट्रॉन रूल इज लीस्ट एप्लीकेबल टू विच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो है ये किस प्रकार के कॉम्प्लेक्स पर सबसे कम लागू होता है? किन कॉम्प्लेक्सेस पे सबसे कम लागू होता है? क्या मेटल कार्बोनिल पे सबसे कम लागू होता है? क्या ये लो वैलेंस पाइप एसिड कॉम्प्लेक्सेस पे जो है वो कम लागू होता है? क्या ये हाई वैलेंट अर्ली ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस पे कम लागू होता है, या फिर निकिल जीरो कॉम्प्लेक्सेस पे कम लागू होता है? चलिए एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? हाई वैलेंट अर्ली मेटल्स, है ना। हाई वैलेंट अर्ली मेटल्स, इसमें क्या होता है कि इनके पास होते हैं वीक, क्या होते हैं इनके पास होते हैं वीक पाई बैक बॉन्डिंग। इसी के कारण क्या करते हैं, ये जो है एक्सीड कर जाते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसीलिए ये जो होते हैं क्या होते हैं, इसलिए हमारा क्वेश्चन क्या था कि कौन जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल के लिए जो लीस्ट एप्लीकेबल है, तो कौन 18 जो है हाई वैलेंट अर्ली ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस जो है ये इसके लिए लीस्ट एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, फेरोसीन एग्जिबिट्स विच टाइप ऑफ एरोमेटिसिटी, है ना। फेरोसीन जो है वो कौन सी एरोमेटिसिटी इसमें पाई जाती है ना। फेरोसीन में कौन सी एरोमेटिसिटी पाई जाती है? फेरोसीन में जो है 10 पाई एरोमेटिक जो होता है फेरोसीन, है ना, 10 पाई एरोमेटिक होता है ना। इसमें फेरोसीन में क्या होता है, एक इसमें बीच में होता है एक आयरन, यहाँ होती है एक सीपी रिंग और नीचे भी होती है एक सीपी रिंग, है ना, जिसमें 5 जो है एरोमेटिसिटी यहाँ से आ जाती है और 5 यहाँ से, मतलब टोटल एरोमेटिसिटी कितनी हो जाती है? इसमें 10 पाई जो है ये एरोमेटिक होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते क्या है। आंसर नंबर डी क्या है, इसमें क्या बोल रहा है, एक्सप्लेनेशन है इसका क्या कि ईच सीपी रिंग जो है कंट्रीब्यूट करती है 6 इलेक्ट्रॉन्स को ये कंट्रीब्यूट तो करती है, लेकिन क्या होता है ना, मेटल रिंग जो है ये बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स देती है? टोटल 10 पाई जो है एरोमेटिसिटी जो होती है ये देती है। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विच मेटल कार्बन बॉन्ड हैज द हाईएस्ट सिग्मा डोनर प्लस पाई एक्सेप्टर सिनर्जी, है ना। किस मेटल कार्बन बॉन्ड में सबसे अधिक सिग्मा डोनर प्लस पाई एक्सेप्टर सिनर्जी जो होती है वो होती है? ठीक है, अब देखो ये किस में होती है ना, उसने बोला है क्या, सबसे अधिक क्या चाहिए, सिग्मा डोनर होना चाहिए लेकिन पाई एक्सेप्टर होना चाहिए। और हमने जब हमारी ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री को डिस्कस किया था तब हमने देखा था कि सबसे ज्यादा जो है पाई एक्सेप्टर लिगेंड कौन सा होता है, कार्बोनिल जो होता है सबसे ज्यादा पाई एक्सेप्टर लिगेंड होता है। इसलिए हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी मेटल सीओ जो होता है हमारा सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका कि सीओ जो है क्या है, सीओ जो है स्ट्रॉन्गेस्ट पाई एक्सेप्टर लिगेंड है और क्या करता है, क्या देता है, मैक्सिमम सिनर्जिक बॉन्डिंग जो है ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इन वास्का कॉम्प्लेक्सेस द ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ H2 फॉलोज विच मैकेनिज्म, है ना। वास्का कॉम्प्लेक्सेस में H2 का ऑक्सीडेटिव जब एडिशन होता है ना तो वो किस तंत्र से होता है? ठीक है, ये कौन सा जो है मैकेनिज्म को फॉलो करता है? चलिए देखते हैं इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंसर्टेड मैकेनिज्म। ठीक है, कंसर्टेड मैकेनिज्म जो है इसको फॉलो करता है। क्या, H2 जब इसमें ऐड होता है ना, जब H2 का एडिशन होता है तो सिंगल स्टेप कंसर्टेड ऑक्सीडेटिव एडिशन
इंटरेक्शन जो है इसमें होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहा है, आइसोमर शिफ्ट इंक्रीजेज विद, आइसोमर शिफ्ट जो है सबसे ज्यादा किसमें इंक्रीज होती है। देखो हमने जब जो है हमारी इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जब डिस्कस की थी ना, तब हमने उसमें आइसोमर शिफ्ट पढ़ा था। ठीक है, आइसोमर शिफ्ट में हमने क्या देखा था कि आइसोमर शिफ्ट जो है वो दो टाइप के मेटल्स के लिए जो एप्लीकेबल होती है। एक होता था किसके लिए, एक होता था आयरन एटम के लिए और दूसरा होता था टिन के लिए, है ना। दो एटम के लिए हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है ना कि अगर आपको सिंपली हमने दोनों के लिए जो आइसोमेरिक शिफ्ट का जो ऑर्डर डिस्कस किया था ना, वो डिफरेंट डिस्कस किया था। इसके लिए अलग होता है और इसके लिए जो है वो अलग होता है। ठीक है, लेकिन जब आपको एग्जाम में क्या करे ना, जब आपको देने पर्टिकुलरली एटम का नाम नहीं देगा, जैसे उसने इस क्वेश्चन में किया है, क्या किया है उसने हमें पर्टिकुलरली एटम का नाम नहीं दिया। उसने क्या बोला है, उसने हमें सिर्फ सिंपल बोला है कि आइसोमर शिफ्ट जो है किसके बढ़ने से बढ़ता है। ठीक है, तो आप किसके लिए करेंगे, आप जो है किसके लिए करेंगे, आप फोकस करेंगे आयरन पे। ठीक है, अब जब आपको एटम का नाम नहीं देगा तो आप उसको आयरन एटम समझ के जो है आप क्वेश्चन को प्रोसीड करें। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है मतलब कि क्या है, हायर आइसोमर शिफ्ट जो है इसमें कब होगी, जब जो है हमारी एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो लोअर हो जाएगी, है ना। एस इलेक्ट्रॉन हमने क्या देखा था कि आयरन के लिए एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम होनी चाहिए और पी और डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कैसी होनी चाहिए, वो मैक्सिमम होनी चाहिए। तब जो है वो मैक्सिमम जो है क्या शो करेगा, आइसोमर शिफ्ट जो है वो शो करेगा, है ना। देखो तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि लोअर एस डेंसिटी अगर होगी कहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, लोअर एस डेंसिटी होगी तो हायर आइसोमर शिफ्ट जो है उसको शो करेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग इज जीरो फॉर विच न्यूक्लियस एनवायरमेंट, है ना। किस टाइप के एनवायरमेंट के लिए या वातावरण के लिए क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग जो है वो जीरो होती है। हमने जो है जब क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग जो है हमने डिस्कस किया था तब हमने देखा था कि ये किसके लिए जो है स्प्लिटिंग जीरो होती है, ये होती है क्यूबिक के लिए जो है वो जीरो होती है ना, क्यूबिक के लिए। चलिए देख लेते हैं एक बार इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्यूबिक। क्या है, जो परफेक्ट क्यूबिक सिमेट्री अगर होती है ना तो क्या होता है इसके लिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जो अगर परफेक्ट क्यूबिक सिमेट्री है उसमें तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग इंक्रीज विथ, है ना। हाइपरफाइन स्प्लिटिंग जो है वो किससे बढ़ती है, ठीक है, किससे बढ़ती है हाइपरफाइन स्प्लिटिंग। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा न्यूक्लियर स्पिन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, लार्जर न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट होना चाहिए, जीरो फील्ड स्प्लिटिंग होनी चाहिए या फिर लोअर जी वैल्यू होनी चाहिए। हमने जब हाइपरफाइन स्प्लिटिंग पढ़ा था, देखो हमने पढ़ा ही क्या था कि हाइपरफाइन स्प्लिटिंग होती ही क्यों है, हमने ये पढ़ा था कि प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के कारण है। अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगी वहां पे तो वहां पे क्या हो जाएगा, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग हो जाएगी। अब वो क्या बोल रहा है कि हाइपरफाइन स्प्लिटिंग ज्यादा किससे होगी, सिंपल सी बात है, अगर मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा होगा तो उसकी हाइपरफाइन स्प्लिटिंग भी ज्यादा होगी, है ना। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा आंसर होना चाहिए, क्या, लार्जर न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है कि एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, हायर न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो कब होगा, जब स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर इंटरेक्शन जो है वो होगा, है ना। जब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का इंटरेक्शन जो है वो हायर होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, तब जो है वो हायर क्या होगा, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ESR, है ना, जी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 2 कब होगी। जब हमने ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस किया था तब हमने क्या देखा था, तब हमने देखा था जी की हमने 3 डिफरेंट वैल्यूज देखी थी, है ना। एक होता है जी ग्रेटर देन 2, एक होता है जी लेस देन 2 और एक होता है जी इक्वल्स टू 2, है ना। तो जी इक्वल्स टू 2 हमने देखी थी किसके लिए, फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन जो है हमने जी की वैल्यू 2 देखी थी, है ना।
लेकिन इसमें हमसे g इक्वल्स टू 2 तो नहीं पूछा, इसमें हमसे पूछा है क्या g की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए, है ना। g की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए, और वो किसको इंडिकेट करता है, वो किसको इंडिकेट करता है, क्या लेस कोवेलेंट बॉन्डिंग को इंडिकेट करता है, वो क्या वो मोर कोवेलेंट बॉन्डिंग को इंटरेक्ट करता है, क्या वो प्योर स्पिन स्टेट को इंडिकेट करता है, या फिर वो इंडिकेट करता है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग को। इसे इंडिकेट करता है, हमें याद है हमने पढ़ा था कि जब g की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होती है तो इंडिकेट करता है किसे, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग जो है उसे इंडिकेट करता है ना। चलिए एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देखते थे। आंसर क्या है, आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या बोल रहा है, g की वैल्यू ग्रेटर देन 2 क्या शो करता है, ये शो करता है क्या कि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग जो है वो क्या है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के कंट्रीब्यूशन को शो करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सीजन स्टोरेज इन मसल्स अकर्स ड्यू टू, है ना। अब ये है हमारा बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन, है ना। वो क्या बोल रहा है कि मांसपेशियों में ऑक्सीजन भंडारण किसके कारण संभव होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा मायोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी है हमारा साइटोक्रोम सी, और ऑप्शन नंबर डी है फेरिटिन। ठीक है, चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। आपको याद होगा जब हमने ऑक्सीजन ट्रांसफर एंड जो स्टोरेज सिस्टम पढ़ा था तब हमने उसमें क्या देखा था, हमने ना कुछ 3-4 जो है वो उसमें अलग अलग स्पीसीज देखी थी, हमने उसके बारे में अलग अलग जो है वो डिस्कस किया था, है ना। अब हमने देखा था आप ऑक्सीजन स्टोरेज और ऑक्सीजन ट्रांसफर हमने सिर्फ इन्हीं दो को देखा था। ठीक है, मतलब उस जब टॉपिक में डिस्कस किया था उसमें बस एक वही काम करी थी, एक तो स्टोरेज का काम करी थी, दूसरा ट्रांसफर का काम करी थी। ऐसी हमने 4-5 स्पीसीज जो है वो पढ़ी थी। कौन कौन सी, हीमोग्लोबिन थी, मायोग्लोबिन थी, हीमाटीन थी, हीमरिथ्रिन थी, हीमोसाइनिन थी, आपको याद होगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि ऑक्सीजन स्टोरेज, ठीक है, ऑक्सीजन स्टोरेज का काम कौन करता है, देखो साइटोक्रोम सी तो वो नहीं थी, है ना, फेरिटीन भी वो नहीं थी। अब ऑप्शन बचते हैं दो, एक बचता है हीमोग्लोबिन, दूसरा बचता है मायोग्लोबिन, है ना। तो देख लेते हैं इस बार इसका आंसर कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी मायोग्लोबिन, है ना। क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी मायोग्लोबिन जो है बाइंड्स O2 स्ट्रांगली एट अ लो जो है एसएन। ठीक है, क्यों, क्योंकि मायोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन के स्टोरेज का काम कर रहा था, लेकिन ट्रांसफर का काम कौन कर रहा था, हीमोग्लोबिन तो ट्रांसफर का काम कर रहा था। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बचता है, हमारा ऑप्शन बचता है मायोग्लोबिन, है ना, ये ऑक्सीजन के स्टोरेज का काम कर रहा था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाइट्रोजिनेज कंटेन्स, नाइट्रोजिनेज में जो है क्या पाया जाता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम में जो है कौन सा क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है आयरन मॉलिब्डेनम क्लस्टर जो है इसमें पाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, क्या है, नाइट्रोजिनेज हैज, क्या बोल रहा है वो, आयरन मॉलिब्डेनम कोफैक्टर, है ना, इस टाइप से ये होता है। और किस लिए इसेंशियल होता है, ये जरूरी होता है किसके लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोलता है, इन हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन क्या है, ऑक्सीजन बाइंड इन विच फॉर्म, ऑक्सीजन किस फॉर्म में बाइंड होती है, क्या वो हीमोसाइनिन क्या है हिंदी में, हीमोसाइनिन में ऑक्सीजन जो है वो किस रूप में बाइंड होती है, इसने ये पूछा है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या वो सुपर ऑक्साइड फॉर्म में बाइंड होती है, क्या वो परऑक्साइड फॉर्म में बाइंड होती है, क्या वो ऑक्सो फॉर्म में बाइंड होती है, या फिर वो हाइड्रोक्सो फॉर्म में बाइंड होती है ना। आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि हीमोसाइनिन में जो है जब ऑक्सीजन बाइंड होती है ना तो वो होती है पर ऑक्साइड फॉर्म में, है ना। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी पर ऑक्साइड। ठीक है, चलिए अच्छा ये इसमें आंसर नीचे ये क्या, इसको यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं हम, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि O2 बाइंड्स एज परऑक्साइड में क्या होता है, कॉपर फर्स्ट से कॉपर सेकंड में जो है इसका ऑक्सीडेशन वो हो जाता है ना। और क्या होता है इसमें, ये इस फॉर्म में जो है कि परऑक्साइड फॉर्म में जो है ये बाइंड होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोल रहा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज कंटेन्स विच मेटल, कार्बोनिक एनहाइड्रेज में किस टाइप की जो है वो मेटल पाई जाती है ना, कौन सा इसमें धातु जो है ये पाई जाती है, ये पूछ रहा है वो।
ठीक है। तो देखो आपको याद होगा हमने कुछ ना मेटलो एंजाइम्स पढ़े थे, है ना, कुछ हमने मेटलो एंजाइम्स पढ़े थे जिसमें हमने देखा था सबसे पहला ही था हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, है ना। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम अगर आपको याद आ गया होगा तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी जिंक जो है इसका आंसर जो है वो होना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, जिंक स्टेबलाइज OH माइनस न्यूक्लियोफिलिक फॉर CO2 हाइड्रेशन। क्या करता है ये जो है ये CO2 क्या होता है इसमें H2CO3 CO2 प्लस H2O में, और CO2 क्या होता है इसमें, अगर हम इसको देखें तो क्या होता है इसमें होता है ये जो था H2CO3, ये क्या करता है, ये जो है किसमें कन्वर्ट होता है, CO2 प्लस H2O में जो है ये कन्वर्ट होता है, मतलब इसमें CO2 का हाइड्रेशन और कार्बोनिक एसिड का डिहाइड्रेशन जो है वो हो जाता है ना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोल रहा है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन प्राइमरीली अफेक्ट्स। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो किसको अफेक्ट करता है, क्या बोल रहा है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन मुख्यतः किसे प्रभावित करता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 1 है हमारा पी ब्लॉक केमिस्ट्री को, क्या डी ब्लॉक रेडियाई को, क्या आयनिक रेडियाई ऑफ लेंथिनम +3 को, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट को, ठीक है। जब हमने ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ा था तब हमने देखा था कि किसे अफेक्ट करता है, ये अफेक्ट करता है किसे, आयनिक रेडियाई ऑफ लेंथेनाइड +3, है ना। पूरे लेंथेनॉइड्स थे उनमें जो है इनकी रेडियाई को ये अफेक्ट कर रहा था। क्या कर रहा था वो, उनके जो साइज जो है वो छोटे हो जा रहे थे, है ना, ये जो है वो कर रहा था, ठीक है, सिकुड़ जा रहे थे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इस बार इसका आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर सी एक्सप्लेनेशन क्या है, पुअर शील्डिंग बाय कोरस इलेक्ट्रॉन रिड्यूस आयनिक रेडियस अक्रॉस अ सीरीज, है ना। क्या होता है और ये क्यों होता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्यों, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, है ना। 4f क्या करता है, 4f जो होता है उनकी शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, बहुत कम होता है, इसी कारण क्या करता है वो अक्रॉस ऑफ पीरियड जो होता है उसका साइज जो होता है क्या होता है, साइज रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच लेंथेनाइड्स, है ना, +3 आयनिक स्टेट में है, क्या बोल रहा है, हैज हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। कौन सा Ln +3 जो है सबसे अधिक चुंबकीय आघूर्ण जो है वो रखता है, ठीक है। हमने क्या देखा था, हमने मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए क्या किया था, हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, है ना। फॉर्मूला जो है मैंने आपको बताया था और उस फॉर्मूले की हेल्प से आप जो है इजीली जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। हम देख लेते हैं एक बार इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, जस्ट अ मिनट, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है क्या होता है, इसमें मैक्सिमम जे वैल्यू आती है और टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट जो है इसमें आता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट एक्टिनॉइड लिगेंड कोवैलेंसी अकर्स इन, स्ट्रॉन्गेस्ट एक्टिनाइड लिगेंड कोवैलेंसी जो है वो सहसंयोजन किसमें मिलता है, सबसे अधिक एक्टिनाइड लिगेंड सहसंयोजन जो है वो किसमें मिलता है, किसमें मिलता है, इसका आंसर है UO2 पॉजिटिव, है ना, 2 पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं एक बार इसका एक्सप्लेनेशन। देखो क्या होता है ना इसमें कि ये जो होता है इसमें यूरेनियम जो है +6 फॉर्म हाईली कोवेलेंट U डबल बॉन्ड O मल्टीपल बॉन्ड जो है वो बना लेता है ना। इसीलिए जो है, इसीलिए क्या होता है, इसीलिए जो है ये क्या होता है, इसकी जो है स्ट्रॉन्गेस्ट एक्टिनाइड लिगेंड कोवेलेंसी जो है ये बनाता है, क्योंकि जो है इसमें क्या होता है, हाईली जो है वो कोवेलेंट मल्टीपल बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा विच एक्टिनाइड शोज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन सा एक्टिनाइड जो है जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एक बार इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेपच्यूनियम। अब देखते हैं कि इसका आंसर जो है नेपच्यूनियम ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्यों हो जाएगा, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है ना, ये जो नेपच्यूनियम होता है ना, जस्ट अ मिनट, देखो ये जो होता है ना नेपच्यूनियम, देखो इसमें क्या होता है ना कि इसके पास ना 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसलिए +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर लेता है। जब आप इसकी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे ना तो क्या हो जाएगा, हम एक बार इसके ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए क्या होता है इसका,
इसका होता है 5F4 6D1 और 7S2। ठीक है, इस टाइप से ये होता है ना। तो देखो इसमें क्या होता है, इसके पास जो है, देखो ये जो है, इसके बाद अगर हम इसके पहले की इस एटम की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसके पास तो सफिशिएंट इतने इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते, इसके पास तो टोटल 6 ही इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके पास प्रेजेंट होते हैं, है ना। 6 ही इलेक्ट्रॉन्स उसके पास प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये तो +7 शो कर ही नहीं सकता, है ना। ये क्या करेगा, क्या ये शो करेगा, नहीं, ये तो कर ही नहीं सकता। किसकी बात करी मैं, इसकी बात करी, है ना। देखो इसके पास जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इजीली जो है +7 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, डोनेट जो है ये कर सकता है। लेकिन हम इसकी और इसकी बात करें, देखो इसके पास होते हैं, यहाँ पे कितने होते हैं, यहाँ पे हो जाएंगे इसके 5F, क्या होता है इसके पास, यहाँ पे होता है 5x6, है ना। और क्या हो जाता है, सॉरी यहाँ पे 6D है ना, 6D1, ठीक है, 6D1, ठीक, 6D0 7S2, है ना। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है 5F7 6D0 और 7S2, ठीक है। इस टाइप से जो है ये होता है ना। तो देखो क्या होता है इसमें कि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन तो सफिशियंट है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन सफिशियंट है, नेपच्यूनियम के पास 7 इलेक्ट्रॉन सफिशियंट होते हैं, जबकि देखो इसके पास है टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इसके पास है टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर शो भी करे तो भी वो स्टेबल नहीं हो रहा ना, वो तो भी स्टेबल नहीं हो रहा, उसके पास 5F में फिर भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमेनिंग बच रहा है। वही हम इसकी बात करें तो इसके पास भी 5F में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग फिर भी बच रहे हैं। तो अगर वो शो करते ही तो ये शो करता +8 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये शो करता +9, अगर उसे करना भी होता तो वो +7 क्यों करेगा, इसीलिए वो +7 जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वो शो करते हैं कौन सी, प्लस, देखो सभी के सभी एक्टिनाइड्स और लेंथियस +3 शो करते हैं, लेकिन अगर वो करना चाहे तो तभी करेंगे ना जब वो स्टेबल होंगे। और स्टेबल कब होंगे, जब या तो उसका क्या हो जाए 5F, क्या हो जाएगा 5F या तो होना चाहिए, हमने डिस्कस किया था कि या तो 5F 0 होना चाहिए, या फिर 5F कैसा होना चाहिए 7 होना चाहिए, या फिर 5F जो है ये 14 जो है ये होना चाहिए, हमने ऐसा डिस्कस किया था, है ना। तो तीनों में से कुछ ना कुछ एक तो जो है उसमें होना ही होना चाहिए, है ना। चलिए, आई होप आपको ये इजीली समझ में आया होगा कि इसका आंसर जो है ये नेपच्यूनियम क्यों आया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विल्किंसन कैटालिस्ट जो है सेलेक्टिविटी हाइड्रोजिनेज, है ना। विल्किंसन की जो विल्किंसन कैटालिस्ट है जिसमें सेलेक्टिव रूप से क्या होता है, ये हाइड्रोजिनेट करता है, किसे जो है ये हाइड्रोजिनेट करता है, ये पूछता है ना, किसे हाइड्रोजिनेट करता है, क्या ये एल्काइंस को करता है, क्या ये एल्कीन्स को करता है, एरोमेटिक्स को करता है, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड को करता है। ये जो है विल्किंसन कैटालिस्ट इसे करता है, एल्कीन्स को जो है ये हाइड्रोजिनेज करता है, ठीक है, हाइड्रोजिनेट उसे करता है। एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या बोल रहा है कि ये देखो ये होता है हमारा विल्किंसन कैटालिस्ट, है ना। क्या क्या बोल रहा है, ये सेलेक्टिव हाइड्रोजिनेशन कर लेता है, किसका, एल्कीन का जो है सेलेक्टिव हाइड्रोजिनेशन कर लेता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, जीरो फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, क्या बोल रहा है, जीरो फील्ड स्प्लिटिंग मेनली अकर्स इन, मेनली किसमें होती है जीरो फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, क्या एस की वैल्यू हाफ सिस्टम होनी चाहिए उसमें, एस ग्रेटर देन हाफ सिस्टम होनी चाहिए उसमें, डी जीरो सिस्टम में, या फिर हेलो कॉम्प्लेक्सेस में, सिर्फ हेलो कॉम्प्लेक्सेस में, किसमें जो है जीरो फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो क्या मेनली होती है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, एस की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन हाफ सिस्टम जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और एक्सप्लेनेशन क्या है कि जीरो फील्ड स्प्लिटिंग किसमें अपीयर होता है, अपीयर होता है ओनली व्हेन एस की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल देन 1 होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्या बोल रहा है 19, साइटोक्रोम P450 परफॉर्म्स, ये जो है ये क्या काम करता है, साइटोक्रोम P450 जो है क्या कार्य करता है, क्या ये ऑक्सीजन का स्टोरेज करता है,
क्या ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट करता है, क्या ये हाइड्रोक्सिलेशन करता है, या फिर इलेक्ट्रॉन का सिर्फ ट्रांसफर करता है? क्या करता है? जब हमने मेटलो एंजाइम्स पढ़े थे तब आपको याद होगा हमने इसको डिस्कस किया था। क्या देखा था हमने कि ये जो है ऑक्सीजन का स्टोरेज नहीं करता, ना ही ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता, ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी नहीं करता। ये क्या करता है? ये हाइड्रोक्सिलेशन जो है ये करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है इसका क्या, और आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, ये क्या करता है? P450 कैटालाइज क्या करता है? हाइड्रोक्सिलेशन यूजिंग आयरन जो है 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये होता है। ठीक है, ये इंटरमीडिएट जो है ये बनाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, मोस्ट स्टेबल ज्योमेट्री फॉर लैंथेनाइट प्लस 3 एक्वा कॉम्प्लेक्सेस इज, है ना? क्या बोल रहा है? लैंथेनाइट प्लस 3 जो है ये एक्वा कॉम्प्लेक्सेस का सबसे स्थिर ज्यामिति कौन सी? क्या ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, क्या ये डीपी ज्योमेट्री बनाते हैं, क्या ये स्क्वायर प्लेनर बनाते हैं, या फिर ये 9 कोऑर्डिनेट ट्राइकैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक बनाते हैं? तो ये जो होते हैं ऑप्शन नंबर डी 9 कोऑर्डिनेट ट्राइकैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक जो है ये बनाते हैं। जबकि ये जो ऊपर के जो 3 होते हैं ये कौन बनाते हैं? ये तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाते हैं, है ना? चलिए बढ़ते हैं आगे, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? देखो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एक्सप्लेनेशन क्या है? लार्ज आयनिक साइज ऑफ लैंथेनाइट प्लस 3 जो है लार्ज साइज होता है, इसलिए क्या फेवर करते हैं? 9 कोऑर्डिनेशन जो है वो इसको फेवर करते हैं। ठीक है, सो एवरीवन ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस एमपी सेट के लिए, है ना? तो अगर आप इसी तरह से अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़िए मेहरा क्लासेस के साथ। मेहरा क्लासेस ने जो है एमपी सेट का बैच जो है वो लॉन्च कर दिया है, जिसमें उसने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो फिनिश हो चुकी है ना। आगे हम प्रोसीड करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ, एंड देन हम फिजिकल केमिस्ट्री के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओर जो है वो आगे चलेंगे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं इस बैच को। ये है हमारा एमपी सेट 2025 का बैच। ठीक है, जिसमें आपको मिलेगा क्या? कोर्स मिलेगा, लाइव सेशंस मिलेंगे, डाउट सेशंस मिलेंगे, साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो जुड़िए हमारे साथ और कीजिए अपने जो है शिक्षक बनने के सपने को पूरा। साथ ही साथ हमने एमपी सेट के अलावा एमपी टेट का भी बैच जो है वो लॉन्च किया है, जिसमें आपको कोर्स, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशंस, इसके अलावा भी और बहुत कुछ जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो जुड़िए हमारे साथ और कीजिए अपने पीजीटी केमिस्ट्री टीचर बनने के सपने को पूरा। सो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। मिलते हैं इसी तरह के अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, एंड फॉर एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एवरीवन।